Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 19 December 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about Operation Vijay. This topic is important from our syllabus GS paper 1 post independence history point of view. तो देखिए हर साल 19 दिसंबर को यानी कि आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज गोवा लिबरेशन डे इन आवर कंट्री, क्योंकि इसी दिन को गोवा को लिबरेट कराया गया था फ्रॉम पोर्टुगीज रूल इन 1961। गोवा एक पोर्टुगीज कॉलोनी हुआ करता था, बाकी पूरे इंडिया पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, बट गोवा वाज अंडर कंट्रोल ऑफ पोर्टुगीज। गोवा वाज टेकन बाय पोर्टुगीज फ्रॉम मराठास इन 1641 और उसके बाद लगभग 450 साल तक गोवा एक पोर्टुगीज कॉलोनी रहा। और जब 19th सेंचुरी में या बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी में इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तो गोवा के लोगों में भी वो मूवमेंट का इम्पैक्ट दिखा। गोवा के अंदर भी थोड़ा बहुत नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ एंड पीपल ऑफ गोवा आल्सो स्टार्टेड टू असर्ट फॉर देयर इंडिपेंडेंस। लेकिन हुआ क्या कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस वक्त गोवा आज़ाद नहीं हो पाया। द पोर्टुगीज रिफ्यूज्ड टू गिव अप देयर होल्ड ओवर गोवा। गोवा के लोग डिमांड करते रहे फॉर देयर फ्रीडम, बट दे वर नॉट गिवन दैट, दे वर डिनाइड दिस फ्रीडम बाय द पोर्टुगीज। बाद में आज़ादी के लगभग 14 साल बाद आवर गवर्नमेंट डिसाइडेड कि गोवा को हमें वापस से लेना होगा, एंड फॉर दैट रीजन आवर गवर्नमेंट लॉन्च्ड ऑपरेशन विजय with the aim of freeing Goa from Portuguese control. Operation Vijay was conducted as a joint operation by the three wings of Indian Armed Forces, Indian Army, Navy and Air Force. Operation Vijay was very easy and successful, of course, for our armed forces और 19 दिसंबर 1961 को गोवा को लिबरेट करा दिया गया, and that is why this day is celebrated as Goa Liberation Day. This is the board work with respect to this particular topic. 19 December, Goa Liberation Day. Goa liberated from Portuguese in 1961. Were taken up by Portuguese from Marathas in 1641, continued by Portuguese even after India's independence. But on 19 December 1961, Operation Vijay was launched and that helped us to liberate Goa. The next topic is about suspension of members of parliament. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. क्या न्यूज है? तो हाल फिलहाल में पार्लियामेंट से एक ही दिन के अंदर 78 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सस्पेंड किया गया। ऑल ऑफ देम वेयर ऑपोजिशन एमपीज। एक ही दिन में उनके अनरूली बिहेवियर के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। मोस्ट ऑफ देम वेयर सस्पेंडेड फॉर द डे, but some of them were also suspended for the entire session. ये जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, दे वेर आस्किंग गवर्नमेंट टू हैव डिस्कशन ओवर द इश्यूज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल, क्योंकि जो पार्लियामेंट के अंदर खासकर लोकसभा के अंदर जो इंट्रूजन हुआ था, उसको ये लोग अनएम्प्लॉयमेंट से जोड़ करके देख रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से जोड़ करके देख रहे हैं और उस पर चर्चा चाहते हैं। बट उस चक्कर में जो इम्पोर्टेंट बिल्स या मोशंस हैं वो डिसरप्ट हो रहे थे, तो जिस कारण से 78 एमपीज को सस्पेंड किया गया, विच इज हाईएस्ट इन अ डे। इसके साथ ही इस विंटर सेशन में अभी तक 92 सस्पेंशंस हो चुके हैं। तो सस्पेंशंस के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इस कारण से मुझे लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर सस्पेंशन को लेकर के क्या नियम है, वो इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो देखते हैं क्या नियम है पार्लियामेंट के अंदर एमपीज के सस्पेंशन को लेकर के। आर्टिकल 118 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये ले डाउन करता है एक प्रिंसिपल, जिसके अंतर्गत बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट कैन मेक रूल्स टू रेगुलेट देयर प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा कैसे चलेंगी, उसके लिए दोनों ही हाउस अलग अलग से अपना कंडक्ट रूल्स ले डाउन कर सकते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 118।
और फिर आर्टिकल 118 का इस्तेमाल करके तमाम रूल्स ले डाउन किए गए हैं इन ऑर्डर टू स्मूथली कंडक्ट बोथ हाउसेस। तो दोनों के अपने अपने रूल्स हैं, लोकसभा के अपने रूल बुक हैं, राज्यसभा के अपने रूल बुक हैं। दीज रूल बुक्स हैव बीन क्रिएटेड एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 180। संविधान में आर्टिकल 122 भी है जो कहता है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी क्वेश्चनड बिफोर अ कोर्ट। तो पार्लियामेंट के अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में डिबेट नहीं किया सकता, उस पर क्वेश्चन नहीं किया सकता। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से रिलेटेड अगर कुछ भी कंसर्न है, कुछ इश्यूज हैं, तो उसको उस हाउस के जो ऑफिशिएटिंग मेंबर हैं, जैसे लोकसभा के अंदर स्पीकर और राज्यसभा के अंदर चेयरपर्सन, वो उस पर डिसाइड करेंगे। वापस से मुद्दे पे आते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट सस्पेंशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो लोकसभा और राज्यसभा ने अपने अपने पूरे रूल बुक डेवलप किए हैं इन ऑर्डर टू कंडक्ट देयर बिजनेस। उसमें अनरूली बिहेवियर के लिए सस्पेंशन की जो बातें हैं, लोकसभा के रूल नंबर 373 और रूल नंबर 374 में मेंशन्ड है, राज्यसभा के रूल नंबर 255 एंड रूल नंबर 256 में मेंशन्ड है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वैसे तो आर्टिकल 122 कहता है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एंड द सेम इज वैलिड फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल्सो। बट सुप्रीम कोर्ट ने आशीष सेलार वर्सेस महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन कोर्ट के अंदर डिस्कस किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली डिस्कस किया था कि जो सस्पेंशन है दैट वाज नॉट एज पर द रूल बुक। तो देखिए, देयर आर सेवरल प्रोविजंस, स्पेशल लीव पिटिशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस, अंडर विच द कोर्ट ऑफन टेक्स इश्यूज which in general is prohibited as per the rules. But Supreme Court, through one or the other argument, SLP or concept of natural justice, take up the matter. और यहीं जाकर के फिर मामला शुरू हो जाता है जुडिशियल ओवर रीच का। इसको लेकर के डिस्कशन होता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म है ये या ये जुडिशियल ओवर रीच है। दोनों के बीच में कोई डेफिनेट डिस्टिंक्शन तो है नहीं। समटाइम्स कोर्ट बिकम्स वेरी एक्टिव, it starts breaching and violating the rules, well defined rules, and that is how it is sometimes criticized by constitutional experts as judicial overreach. मुद्दा यह है कि संविधान में आर्टिकल 122 में लिखा है कि द मैटर कैन नॉट बी टेकन अप, लेकिन एक पर्टिकुलर एग्जांपल हुआ है ऐसा जिसमें महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के मैटर को लिया है सुप्रीम कोर्ट में ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ सर्टेन रूल्स। चलिए वापस से मुद्दे पे आते हैं। लोकसभा की अगर बात की जाए तो आर्टिकल आई एम सो सॉरी रूल नंबर 373 ये स्पीकर को अधिकार देता है कि द स्पीकर में सस्पेंड अ मेंबर फॉर अनरूली बिहेवियर फॉर रिमाइंडर ऑफ द डे, यानी कि एक दिन के लिए सस्पेंड कर सकते हैं रूल 373 के मदद से। रूल नंबर 374 की मदद से स्पीकर में सस्पेंड अ मेंबर फॉर अनरूली बिहेवियर फॉर रेस्ट ऑफ द सेशन, पूरे सेशन के लिए भी सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके का पावर राज्यसभा में उनके चेयरमैन के पास नहीं है। राज्यसभा के अंदर रूल नंबर 255 के हिसाब से चेयरमैन किसी भी मेंबर को एक दिन के लिए सेशन से विड्रॉ करने को कह सकते हैं कि भैया आज आप चले जाओ, आप बहुत शोरगुल मचा रहे हो, तो एक दिन के लिए विड्रॉ करने को कह सकते हैं। तो चेयरमैन में डायरेक्ट मेंबर whose conduct is in the opinion of the chairman disorderly to withdraw immediately from the house for remainder of the day. But जहां तक सस्पेंशन फॉर द इंटायर सेशन है, रिमेनिंग सेशन है, उसके लिए चेयरमैन सीधा सीधा फैसला नहीं ले सकते। जैसे रूल नंबर 374 में स्पीकर सीधा सीधा पूरे सेशन के लिए भी सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन रूल नंबर 256 फॉर राज्यसभा में चेयरमैन क्या कर सकते हैं कि एक मोशन ला सकते हैं। उस मोशन पे वोटिंग होगी कि भैया ये आदमी, ये पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बिजनेस ऑफ राज्यसभा को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ एक मोशन लाया गया और मोशन अगर अडॉप्ट हो जाता है देन दैट मेंबर कैन बी सस्पेंडेड फॉर रेस्ट ऑफ द सेशन। तो इसमें आपको एग्जैक्टली रूल नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं है, बट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको इतना ध्यान रखना है कि अनलाइक द स्पीकर
द राज्यसभा चेयरमैन डज नॉट हैव पावर टू सस्पेंड अ मेंबर फॉर इंटायर सेशन। बात की जाए सस्पेंशन की तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको कुछ फैक्चुअल चीजें याद रखनी है। उसमें मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि राज्यसभा और लोकसभा के जो ऑफिशिएटिंग मेंबर्स हैं उनका पावर थोड़ा अलग है। उसके अलावा संविधान में क्या बातें लिखी गई हैं जिसकी मदद से सस्पेंशन के प्रोविजंस डेवलप किए गए हैं। बट मेंस में भी इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकता है क्योंकि 2019 के बाद से सस्पेंशन के केसेस काफी सारे बढ़ गए हैं। तो देयर हैज टू हैव अ बैलेंस। एक तरफ पार्लियामेंट के कंडक्ट को स्मूथली रन करना भी जरूरी है, बट एट द सेम टाइम फ्रीक्वेंटली सस्पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी इक्वली अनडेमोक्रेटिक। तो अगर पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ अनरूली बिहेवियर देन दैट इज ऑल्सो अनडेमोक्रेटिक। Likewise, if lots and lots of members of parliament are frequently suspended, then that is equally undemocratic. So one has to strike a balance between the two. टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस पर्टिकुलर टॉपिक के बेसिस पे हमने मेंस क्वेश्चन आपको दिया है। मुझे लगता है कि हो सकता है सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर मेंस में सवाल आ जाए इस बार। नहीं, यहाँ हिंट्स भी दे रखा है, आप चाहें तो हिंट्स को पढ़ करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, बट बेहतर रहेगा कि बिना पढ़े आप अपने नॉलेज के बेसिस पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। बट राइटिंग एन आंसर, वन आंसर ऑन डेली बेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे हिंट्स देख के करें या बिना देखे करें। दिस इज द बोर्ड वर्क सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। 78 एमपी सस्पेंडेड, हाईएस्ट एवर इन अ डे। आर्टिकल 118 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बोथ हाउसेस कैन मेक रूल्स टू कंडक्ट देयर बिजनेस। लोकसभा ने फिर रूल्स बनाए, राज्यसभा ने अपने रूल्स बनाए। सस्पेंशन को लेकर के लोकसभा का रूल नंबर 373 एंड रूल नंबर 374। 373 इज फॉर वन डे सस्पेंशन, 374 इज फॉर इंटायर सेशन सस्पेंशन। राज्यसभा का 255 एंड 256, बट अनलाइक लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन डज नॉट हैव पावर टू सस्पेंड द एमपी फॉर इंटायर सेशन। उसके लिए एक मोशन रखना होता है। आर्टिकल 122 कहता है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन कोर्ट ऑफ लॉ। अब चाहिए तो नीचे आशीष सेलर वर्सेस महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली वाला केस भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, अभी पहले समझते हैं कि हमारे देश के अंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और इलेक्शन कमिश्नर्स, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट होता कैसे है। तो आर्टिकल 324 सबसे पहले ध्यान रखिए कि लिखा गया है आर्टिकल 324 में कि देयर विल बी वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स एज पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के हिसाब से कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होने चाहिए वो डिसाइड होता है। ऐसा दो इलेक्शन कमिश्नर होगा ऐसा नहीं लिखा है वहां। तो मौजूदा टाइम में वी आर हैविंग वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू इलेक्शन कमिश्नर्स। फाइन। दोनों के अपॉइंटमेंट, ये तीनों के अपॉइंटमेंट को लेकर के क्या लिखा है संविधान में। संविधान का आर्टिकल 324 कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर्स इंक्लूडिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका अपॉइंटमेंट और सर्विस कंडीशन, ये मतलब उनके सर्विस के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, इसके लिए पार्लियामेंट एक अलग से कानून बनाएगा और उस कानून के हिसाब से फैसला होगा अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर और सर्विस कंडीशन। पार्लियामेंट ने कानून बनाया भी as per this provision of the constitution article 324। ये कानून है इलेक्शन कमीशन, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991। ये जो कानून है इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड, इसमें इलेक्शन कमिश्नर्स के सर्विस कंडीशन के बारे में बातचीत की गई है कि उनका क्या पे होगा, क्या रिमूवल होगा, ट्रांजेक्शन्स क्या क्या वो काम कर सकते हैं। बट उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के इस कानून में कुछ बात नहीं कही गई। तो अपॉइंटमेंट को लेकर के दिस लॉ वाज साइलेंट। और अपॉइंटमेंट कैसे होता रहा है अभी तक इलेक्शन कमिश्नर्स का इंक्लूडिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो देखिए। अपॉइंटमेंट होता रहा है बाय द प्रेसिडेंट एंड यू नो कि प्रेसिडेंट एक्ट्स एज पर एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली
the election commissioners, including the chief election commissioner, is appointed by the government. तो ये क्वेश्चन रेज करता है ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, क्योंकि सरकार में कौन है, जिन पार्टी की सरकार है उनके पास पावर है, दे आर हैविंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और वो फिर प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देते हैं और उसके बेसिस पे इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट होते हैं. Indirectly, it provides an advantageous position or uneven field for the opposition parties. भले अपॉइंटमेंट काफी ऑनेस्ट तरीके से हो रहा हो, फ्री फेयर हो रहा हो, बट स्टिल इट रेजेस a question on legitimacy of the election process. It raises a question on independence of Election Commission of India, क्योंकि इनडायरेक्टली सरकार अपॉइंट कर रही है. तो ये मामला उठ गया. I have told you कि what is the law right now. Chief Election Commissioner and election commissioners are appointed by the Prime Minister and Council of Minister indirectly, क्योंकि ये aid and advice देते हैं to the President, and then President appoints under hand and seal of his own, right? तो ये मामला उठा सुप्रीम कोर्ट में इस साल मार्च महीने में, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि ये जो अपॉइंटमेंट का तरीका है इसको बदलना होगा. एंड सुप्रीम कोर्ट के इस केस का नाम है अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट जो होगा वो करेंगे प्रेसिडेंट ही, बट आफ्टर रिकमेंडेशन फ्रॉम ए कमिटी विच विल इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन. ये तीन लोगों की एक कमिटी होगी, और ये कमिटी जो रिकमेंड करेगी जिस इंसान को, वो फिर प्रेसिडेंट उसको इलेक्शन कमीशन के तौर पे अपॉइंट करेंगे. ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया भारत सरकार को कि भाई आप एक ऐसा कानून बनाइए, क्योंकि अपॉइंटमेंट को लेकर के अभी तक आपने कोई कानून बनाया है नहीं. संविधान के हिसाब से आपको कानून बनाना था अपॉइंटमेंट को और टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर के. आपने कानून बनाया सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर के. 1991 में अपॉइंटमेंट अभी भी प्रेसिडेंट कर रहे हैं. अब एक कानून बनाइए जिसमें अपॉइंटमेंट को लेकर के भी नियम. फिर सरकार ने क्या किया, एक कानून लेकर के आए, बिल लेकर के आए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल. पूरा एक नया कानून लेकर के आ रहे हैं. ये कानून जो है पुराना जो 1991 वाला कानून है उसको रिप्लेस करेगा. इसमें अपॉइंटमेंट की भी बातें होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस की भी बातें होंगी, सर्विस टर्म्स एंड कंडीशंस की भी. ये कानून राज्यसभा से पास हो गया है, लेकिन अभी लोकसभा से पास होना बाकी है. मोस्ट प्रोबेबली लोकसभा के इस विंटर सेशन में पास हो ही जाएगा. As I said, the bill replaces the Election Commission Service Act of 1991. इसमें क्या कहा गया है इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर के? सर्विस कंडीशंस वही हैं जो 1991 में थे मोर और लेस. बस एक बात ऐड की गई है कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड फ्रॉम पर्सन्स हु आर होल्डिंग or have held a post equivalent to the rank of secretary to the government of India. तो जो इंसान सेक्रेटरी पोस्ट तक होल्ड कर चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा. ये टर्म्स एंड कंडीशंस की बात हो गई. अपॉइंटमेंट की अगर बात की जाए कि कैसे अपॉइंटमेंट होगा, तो उसको लेकर के डिटेल्ड प्रोसीजर है कि देयर विल बी ए सर्च कमिटी फर्स्ट ऑफ ऑल हेडेड बाय द लॉ मिनिस्टर. वो 5 कैंडिडेट्स के नाम प्रपोज करेंगे, और ये 5 कैंडिडेट्स के नाम के ऊपर फिर चर्चा होगी इन ए सिलेक्शन कमिटी विच विल हैव 3 मेंबर्स, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड 1 नॉमिनेटेड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर. और इन 5 में से किसी एक कैंडिडेट को रेकमेंड किया जाएगा टू द प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट. ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो कानून, जो बिल रखा गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हिसाब से जो अपॉइंटमेंट कमेटी होनी चाहिए थी या सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए थी वैसी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल केस में क्या कहा था कि प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन होने चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए इस सिलेक्शन कमेटी में. लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके सरकार ने इस बिल में रख दिया है a nominated union cabinet minister for appointment of chief election commissioners and election commissions.
तो ये बातें हैं, बस आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल 324 टॉक्स अबाउट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट की बात करता है और देयर सर्विस कंडीशन की बात करता है। कहता है दोनों डिसाइड होगा बाय ए लॉ ऑफ पार्लियामेंट। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने कानून बनाया 1991 में। इट लेड डाउन सर्विस कंडीशन बट द लॉ वाज साइलेंट ऑन अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट की अगर बात की जाए तो कैसे होता रहा है, प्रेसिडेंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट, बट प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो दिस रेजेस इशू ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इन मार्च 2023 अनूप बर्नवाल केस में कहा कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड सेलेक्ट कैंडिडेट हु शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है, राज्यसभा ने ये कानून नया पास किया है जिसके हिसाब से एक सर्च कमेटी होगी हेडेड बाय लॉ मिनिस्टर। वो 5 कैंडिडेट को प्रपोज करेंगे नाम, उसमें सिलेक्शन कमेटी जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, वो फिर एक कैंडिडेट का नाम प्रपोज करेंगे प्रेसिडेंट को फॉर अपॉइंटमेंट। दिस बिल डज नॉट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन ऑफ कीपिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया in this selection committee as per Anup Barnwal case. The next article is about research in Arctic region. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. देखिए आर्कटिक सर्कल तो आपको पता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है आर्कटिक सर्कल बियॉन्ड 66 डिग्री 34 मिनट एंड अबोव, राइट। आर्कटिक सर्कल में आर्कटिक ओशन तो है ही, उसके अलावा 8 देश आते हैं, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड यूएस। टुगेदर दे मेक आर्कटिक काउंसिल। यूएस का ये अलास्का स्टेट आ जाता है। आर्कटिक काउंसिल, 8 देश आर्कटिक काउंसिल बनाते हैं। आर्कटिक रीजन में रिसर्च करने के लिए, साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए इंटरनेशनल लॉ बनाया गया था कि रिसर्च अगर किसी भी देश को करना है आर्कटिक रीजन में रिसर्च, तो उसको कौन कौन से नियम मानने होंगे, उसके लिए एक इंटरनेशनल लॉ बनाया गया जिसका नाम है स्वालबार्ड ट्रीटी ऑफ 1990। ये मेन कानून है। उसके अलावा यूएनसीएलओस तो हैं ही, जिसके अंतर्गत टेरिटोरियल बाउंड्रीज डिसाइड किए जाते हैं, मैरीटाइम टेरिटोरियल बाउंड्रीज 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल्स। आई होप आपको याद होगा। तो आर्कटिक रीजन में रिसर्च के लिए जो मेन कानून है वो है स्वालबार्ड ट्रीटी ऑफ 1920। और बाकी दुनिया भर में किसी भी एरिया में ओशन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज के लिए तो जनरल लॉ तो है ही यूएनसीएलओस। बात की जाए स्वालबार्ड ट्रीटी की, तो इंडिया इज सिग्नेटरी ऑफ दिस स्वालबार्ड ट्रीटी राइट सिंस बिगिनिंग। 1920 में हमने स्वालबार्ड ट्रीटी साइन कर दिया था। लेकिन भारत ने आर्कटिक रीजन में रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च शुरू किया सिंस 2008, जब हमने आर्कटिक रीजन में अपना एक रिसर्च स्टेशन बनाया हिमाद्री। हिमाद्री इज वेरी क्लोज टू द इंटरनेशनल रिसर्च स्टेशन नए एल्सन। तो भारत का अपना रिसर्च स्टेशन है आर्कटिक रीजन में हिमाद्री। इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है। अभी तक क्या था कि आर्कटिक रीजन का ये जो रिसर्च स्टेशन है हमारा हिमाद्री, ये सिर्फ समर टाइम में फंक्शनल रहता था, विंटर के टाइम में इसको शट डाउन कर दिया जाता था, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता था। लेकिन अब से हिमाद्री विल रिमेन फंक्शनल थ्रू आउट द ईयर इवन ड्यूरिंग द विंटर। क्यों विंटर में भी इसको फंक्शनल रखा जा रहा है उसके बारे में हम बाद में देखेंगे अगले स्लाइड पे। लेकिन उसके पहले जरा समझ लीजिए कि जैसे आर्कटिक रीजन में, आर्कटिक में नदर्न हेमिस्फीयर में हमारा रिसर्च स्टेशन है हिमाद्री, वैसे ही अंटार्कटिक रीजन में साउथ में हमारे 3 रिसर्च स्टेशन बनाए गए। सबसे पहला बनाया गया दक्षिण गंगोत्री 1983 में ही, लेकिन वो सबमर्ज हो गया, अब डूब चुका है अंडर द आइस। 2 अभी भी रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिक में, और वो है मैत्री एंड भारती इन द अंटार्कटिका। आर्कटिक रीजन की बात की जाए तो आर्कटिक रीजन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिमाद्री विल रिमेन फंक्शनल थ्रू आउट द ईयर इवन इन द विंटर। वाई सो? क्योंकि आर्कटिक रीजन के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग का काफी फास्ट इंपैक्ट देखा जा रहा है। पिछले 100 सालों में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस इस एरिया का टेम्परेचर बढ़ गया है। 2023 वाज द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड इन द आर्कटिक। आप देखिए उसके जो आइस रीजन है फास्ट तरीके से मेल्ट कर रही हैं। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने का कहना है कि हर 10 साल में लगभग 13% आइस कम हो रहा है आर्कटिक रीजन का।
और अगर ये रेट कंटिन्यू रहा तो लगभग 20 से 30 सालों में आर्कटिक रीजन विल बिकम आइस फ्री। तो आर्कटिक रीजन में बेसिकली क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। उस चीज को स्टडी करने के लिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, विंटर के टाइम में भी हिमाद्री का ऑपरेशनल रहना जरूरी है। और यही कारण है कि अब सरकार ने फैसला किया है कि आर्कटिक रीजन में जो हमारा रिसर्च स्टेशन है दैट विल रिमेन फंक्शनल थ्रू आउट द ईयर। रिसर्च स्टेशन इन आर्कटिक रीजन, आर्कटिक सर्किल 66 डिग्री नॉर्थ। आर्कटिक काउंसिल के ये 8 कंट्रीज हैं, मैंने आपको बताया। साइंटिफिक एक्सपेडिशन के लिए स्वालबार्ड ट्रीटी है 1920 वाला, इंडिया इज सिग्नेटरी राइट सिंस द बिगिनिंग। इसी के अंतर्गत फिर इंडिया ने स्टार्ट किया रिसर्च स्टेशन हिमाद्री 2008 में, जिससे करंट न्यूज रिलेटेड है कि नाउ इट विल रिमेन ऑपरेशनल थ्रू आउट द ईयर। आर्कटिक रीजन की अगर बात की जाए तो क्यों इसको ऑपरेशनल किया जा रहा है थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि आर्कटिक रीजन में ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज्यादा असर देखा जा रहा है। एवरेज टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, 2023 वार्मेस्ट था। आइस रिडक्शन 13% हुआ है पर डिकेड आज पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज दैट में मेक आइस फ्री, आर्कटिक रीजन आइस फ्री इन 2 डिकेड्स। तो ये सारी बात हो गई आर्कटिक की। लगे हाथ हमने थोड़ा सा अंटार्कटिका की भी बात कर ली। दक्षिण गंगोत्री हमने बनाया था 1983 में, वो सबमर्ज हो गया, लेकिन 2 फंक्शनल हमारे अभी भी वहां रिसर्च स्टेशन है, मैत्री एंड भारती। अब टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे थे, विकसित भारत संकल्प यात्रा दैट इज एसोसिएटेड विद अवेयरनेस ड्राइव फॉर गवर्नमेंट स्कीम एंड लीड से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है, इट वाज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बट दूसरा स्टेटमेंट सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।